नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी का चैप्टर कवर कर रहे हैं। उस क्रम में हमने 5-6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और हम लोग भाग 3 पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, यानी कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। उसमें हम लोग 12 से 35 तक पढ़ रहे हैं, मतलब 12 से 35 तक दिया गया है। उस क्रम में हमने पार्ट 1 में, यानी इसका वाला जो भाग है, 18 तक, यानी कि आर्टिकल 18 तक कवर कराया है। इस वीडियो में 18 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं, यानी 19 से 35 तक, उसको इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है। और यदि फिर से एक बार प्रचार, यदि आप चैनल पे पहली बार आएँ तो लाल वाली बटन दबा करके घंटा वंटा वाला निशान दबा दें, उसके बाद लाइक बटन दबा दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने 12 से 35 तक शुरू किया था, लेकिन 35 तक जा नहीं पाया था। ठीक है, तो 12 हो गया था, 13 हो गया, तो उसके बाद 14 अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 तक हो गया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद नंबर 19 के बाद 35 तक। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक, यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में हमें बताया गया कि आपको क्या क्या स्वतंत्र है आप करने को। ठीक है, तो उस क्रम में है आर्टिकल नंबर 19, यानी कि अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। ये अभी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आर्टिकल है जो केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 19 है। देखिए, इसमें 5 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता है। तो देखिए, हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 19 के 1, 2, 3 में है, यहाँ पे ABC लिख दिया गया, फिर भी कोई बात नहीं। आर्टिकल नंबर 19 के 1 में क्या है? हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, और साथ ही हमें अभिव्यक्ति, यानी कुछ भी एक्सप्रेशन करने की स्वतंत्रता दी गई है। हमें झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना, कहीं भी लेकर घुस जाते हैं, माइक बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, आप बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बेरोजगारी वाला मुद्दा उठता ही नहीं है। हालांकि जो भी न्यूज़ वाले हैं, उनको स्वतंत्रता कहाँ से मिली है बोलने के लिए? किसी के ऑफिस में घुस जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ की स्वतंत्रता उनको मिली है? आर्टिकल नंबर 19 के A में। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चला। और शांत रहने की स्वतंत्रता, और कुछ भी हमें जानने की स्वतंत्रता। ठीक है, RTI हम लोग लगा कर पूछ लेते हैं, बताइए क्या अब तक काम हुआ है। ठीक है, तो कुछ सब चीज़ हमें जानने की स्वतंत्रता कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 19 के A में है। अब 19 के B में क्या कह रहा है कि हमें शांतिपूर्ण निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। यानी कि हमें कहीं भी सम्मेलन करना है तो उसे हम लोग शांतिपूर्ण कर सकते हैं, बिना सशस्त्र के, यानी कि बिना हथियारों के हमें प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल नंबर C में कह रहा है, 19 के C में कह रहा है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और D में कह रहा है कि देखिए, पहले हमें बोलने की स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, अब हम लोग बोल लेंगे। अब फिर बोलेंगे तो शांतिपूर्ण सम्मेलन भी हमें करना पड़ेगा। तो 19A में पहले बोलने की स्वतंत्रता मिल गई। फिर B में जब बोलेंगे तो 4 लोग इकट्ठा होंगे, यानी कि इकट्ठा करने की स्वतंत्रता। मतलब शांतिपूर्ण संघ सम्मेलन करेंगे, और जो सम्मेलन करेंगे तो संघ बनेगा। संघ बनेगा तो आर्टिकल C में क्या कर रहा है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अब जब संघ बन जाएगा तो इधर उधर घूमेंगे, मतलब जाएंगे, अपना मुद्दा उठाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 19D में क्या कर रहा है कि भारत के सभी राज्यों में स्वतंत्र विचरण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर E में कह रहा है, 19E में, भारत राज्यों में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, यानी भी कहीं भी जाकर के हम बस सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एकदम क्रम वाइज याद कर लें, पूछता है एग्जाम में। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनुच्छेद A में बोलने की स्वतंत्रता, पहले हम लोग बोलेंगे, फिर क्या होंगे, लोग इकट्ठा होंगे, मतलब फिर शांतिपूर्ण सभा होगी। तो 19B में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। C में संघ, C से संघ, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में कह रहा है कि हम लोग डिस्टेंस, यानी कि कहीं भी दूरी ट्रेवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो D से हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, यानी कि कहीं भी हम लोग आने जाने की स्वतंत्रता है। E में भारत के किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। हालांकि जो ए वाला ई वाला भाग है, इसमें थोड़ा कुछ मतलब कुछ इसमें दिया गया है कि जो कुछ ऐसे राज्य हैं वहाँ पर आप जाकर के अस्थायी रूप से बस नहीं सकते, जैसे पूर्वोत्तर वाला कुछ क्षेत्र हुआ। ठीक है, तो ये सब की चर्चा की गई है। और 19F भी यहाँ पर था। 19F क्या कहता था कि संपत्ति का अधिकार, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार है, लेकिन उसे हटा दिया गया है। उसे हटाकर कहाँ पर फेंक दिया गया है? तो उसे हटा करके 300A में रख दिया गया है। ठीक है, उसे कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि आर्टिकल नंबर अब आएंगे 20 पे। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि देखिए,
इसका मतलब यह है कि इसमें भी कई पार्ट करके लिखा गया है कि अपराध हम लोग करेंगे तो हमें क्या क्या सज़ा मिलेंगी, उसके बारे में इसमें लिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें भी 1 2 3 करके दिया गया है, 3 ठो है। तो देखिए इसमें एक में कहा गया, अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि जो पहले बना है बाद में। इसका मतलब क्या समझिए, समझ लीजिए कि 2021 चल रहा है। ठीक है, 2021 में किसी को एक थप्पड़ मारने की सज़ा 5 साल जेल है। ठीक है, एक थप्पड़ मारने की सज़ा 5 साल जेल है। तो अब मान लीजिए कोई किसी को थप्पड़ मारा, अब गया बात अदालत में, तो अदालतें नहीं कर सकती याद करिए वह अंग्रेज़ों का समय, याद करिए वह मुग़लों का समय, थप्पड़ मारने की सज़ा फांसी, तो आपको कोई फांसी पर लटका नहीं सकता। या फिर इसके बाद कोई कानून बन गया, यानी कि जिस समय आप उसको थप्पड़ मारे उस समय सज़ा क्या है, 5 साल जेल। अब देखिए बाद में कोई अगर अलग कानून बना कि थप्पड़ मारने की सज़ा कुछ भी नहीं है, तो बाद वाला कानून नहीं माना जाएगा, कि जिस समय आप अपराध किए हैं उसी समय जो कानून बना है उसी को माना जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। अब इसके 20 के 2 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी। यानी कि आपने किसी के घर मान लीजिए कि किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर करके गए जेल में। अब जेल में गए, आपको 10 साल की सज़ा हुई, आप छूटकर वापस आ गए। अब वापस आए तो दोबारा आपको पुलिस नहीं पकड़ कर सकती कि आपने उसको एक बार मर्डर किया था फिर चलिए जेल, दोबारा की सज़ा नहीं हो सकती। ठीक है, तो किसी का भी एक बार अपराध करने के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि बार बार मिले। और तीसरा इसमें कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी भी कोई भी व्यक्ति, आप मान लीजिए कोई गलत काम किया, गिरफ्तार हुआ है, तो उसको ज़बरदस्ती आप फोर्स लगा कर या नहीं कर सकते कि अपने खिलाफ गवाही दो कि नहीं हम नहीं मारे हैं। हालांकि ऐसा फिल्मों में होता है, लेकिन इसमें संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जाए। तो आर्टिकल 20 समझ में आ गया। अब आर्टिकल नंबर 21 कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसी में निजता का अधिकार जोड़ दिया गया। हालांकि संशोधन किया गया था 2001 में, इसमें संशोधन करके जोड़ दिया गया था, 2002 में संशोधन करके 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया। इसे यह तो बात की बात है, लेकिन अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, इसका मतलब है कि सरकार हमारी वैसे ही प्राण को ले नहीं सकती, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हमारे जो हम खुद के लिए हमारा देह स्वतंत्र है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, समझिए रहे हैं इसके मतलब से ही, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कि कोई भी सरकार हमें ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके कोई भी काम नहीं करवा सकती। ठीक है, लेकिन इसका 352 यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 352 में कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपको ऐसा काम कराया जा सकता है, यानी किसी के काम करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या कहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। लेकिन मान लीजिए कोई आपातकाल का समय आ गया तो उसमें आपसे सरकार ज़बरदस्ती काम करवा सकती है। अब देखिए, ऐसे एक बार किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी ने व्यवस्था कर दी कि आपातकाल के दौरान 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो आर्टिकल नंबर यहाँ पर आप 20 देख रहे हैं कि एक बार के लिए एक ही सज़ा मिलेगी किसी भी व्यक्ति को, और जो कानून है वैसी ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, 20 और 21 जो है इसका बहुत मिसयूज हो रहा था। 21 में भी मिसयूज हुआ, इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लग गया और सभी व्यक्तियों को जबरन उनसे काम कराया जाने लगा, नसबंदी करा दी गई कितने पुरुषों की, ऐसा बहुत इसका मिसयूज हुआ। तो मिसयूज हुआ तो इसमें जब इसके बाद मोरारजी की संविधान मतलब सरकार बनी, तो मोरारजी की सरकार ने 1978 में ऐसा प्रावधान कर दिया कि आर्टिकल 20 और जो 21 हैं इसे हम लोग आपातकाल के दौरान भी नहीं हटा सकते। यानी कि जो आर्टिकल 20 और 21 ये आपातकाल के दौरान भी बना रहेगा। इसका मतलब है कि हम जो कार्य किए हैं उसी के को सज़ा मिलेगी, एक ही बार सज़ा मिलेगी, और स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं दे सकती। और 21 कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्रता, यानी कि हमसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आर्टिकल 21A कहता है कि 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। यानी कि
6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उनको शिक्षा फ्री में और निश्चित रूप से उसको शिक्षा दिलाई जाए। अब देखिए आते हैं आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 कह रहा है गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण। अब इसका क्या मतलब है, देखिए गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। अब इसमें भी कई चीज़ जोड़ा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार आप करते हैं तो उसको कारण बताना जरूरी है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति जा रहा है आपने मन्ना उठा के लेके चल गए जेल में, चलिए भाई आपको अंदर से मतलब बाहर से अंदर से बुलावा आया गया है। तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने से पूर्व उसको गिरफ्तारी का कारण से अवगत कराना अभिरक्षण में नहीं रहा, मतलब गिरफ्तारी से पूर्व उसको कारण बताना जरूरी है और साथ ही साथ उसको रक्षा एवं प्रतिरक्षा के लिए वकील भी रख सकता है। और गिरफ्तार कर लिए तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए और यात्रा का समय निकाल करके। और यह वाली जो आर्टिकल 22 में सुविधा है या किसी शत्रु या विदेशी व्यक्ति को यह सुविधा नहीं दी गई है, आर्टिकल वाली 22, ठीक है, समझ रहे हैं। और गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण यानी कि कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व उसको उसका कारण बताना जरूरी है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23-24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ पर है, आर्टिकल 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में कहा गया कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध, यानी किसी भी व्यक्ति से हम जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। बलात् मतलब इसका मतलब क्या होता है, बलात् श्रम का मतलब होता है कि जबरदस्ती मजदूरी कराना, और दुर्व्यापार का मतलब है गुलाम बनाकर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को गुलाम बनाकर हम अनैतिक या फिर गलत ढंग से मजदूरी नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 23 में यही कहा गया है। और आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है कि बाल श्रम पर प्रतिषेध, यानी कि 14 से कम उम्र वाले बच्चे को बाल श्रम यानी कि बाल श्रम नहीं करा सकते 14 से कम एज वाले बच्चों की खतरनाक जगहों पर, ठीक है। तो 23-24 समझ में आ गया। इसके पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। अनुच्छेद 19 में हमने पढ़ लिया, फिर अनुच्छेद 20 में पढ़ा कि अपराधों की दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 20 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल नंबर 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 23 में मानव व्यापार तथा बलाश्रम का प्रतिबंध है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम का प्रतिबंध है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 बोले तो अनुच्छेद नंबर 25। अब इसमें कहा गया है कि अंतःकरण और धर्म के आर्टिकल नंबर 25 पहले एक बार देख लीजिए है कहाँ तो 25 आर्टिकल नंबर 25 है, 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म से स्वतंत्रता संबंधी बात कहाँ की गई है, 25 से 28 में। तो 25 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने तथा उसकी रीति रिवाजों को पालन करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को समझिए इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है कि आपका जैसा धर्म है वैसा कहता है वैसा काम आप कर सकते हैं। जैसे सिख गुरुओं को ले लीजिए, यानी कि सिख धर्म में ले लीजिए कि सिख धर्म में रिवाज है उनका कि वह कहीं भी जाएंगे तो एक कृपाण लेकर जाएंगे। तो आप लोग देखते होंगे कि सिख उख जो होते हैं अगर एरोप्लेन में भी जाएंगे तो उनको एक छोटा सा कटार लिए रहते हैं, तलवार लिए रहते हैं, छोटा सा रहता है, बड़ा साइज में नहीं रहता है, तो उनको ले जाने की अनुमति दी जाती है। और तो 25 समझ में आ गया कि सभी धर्म को अपना जो भी चाहे जो धर्म मान सकता है। और इसमें कह रहा है कि 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि आप अपना कोई भी धार्मिक कार्य, अपना त्यौहार, सजावट, मंदिर, उत्सव, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करिए कि दूसरों को उससे दिक्कत हो। आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया। 25 में क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और 26 में क्या है, सामूहिक स्वतंत्रता, आप पूरा अपना त्यौहार वार मना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 27 कह रहा है कि भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त रखा जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टैक्स द्वारा कर के रूप में एक धर्म के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। 27 में कह रहा है कि टैक्स जो आप किसी धार्मिक जगहों से जुटाते हैं तो उसे किसी एक धर्म के लिए नहीं खर्च किया जा सकता। भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 27 में क्या है, यही है। आर्टिकल नंबर 28 में कह रहा है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगी, यानी कि कोई भी धार्मिक क्या कह रहा है, कोई भी शैक्षणिक स्थान यानी भी कोई भी शिक्षण संस्थान है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल नंबर 28 यही कहता है। इसमें भी जैसे आर्टिकल इसमें 1 में कहा गया है कि किसी शिक्षण संस्थान में किसी धर्म संबंधी शिक्षण, पूजा, आराधना नहीं की जा सकती। और इसके 2 में कहा गया है, 28(2) में कहा गया कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो ट्रस्ट अथवा स्थापित हों और उस स्थान पर ट्रस्ट की मान्यता संबंधी जो भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो ट्रस्ट द्वारा स्थापित हों, ट्रस्ट समझ रहे हैं, ट्रस्ट द्वारा स्थापित हों,
जहाँ पर उस ट्रस्ट की मान्यता धर्म संबंधी हो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 29 यही कहता है। अब देखिए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 में रखा गया है, 29 और 30 में रखा गया है। तो आर्टिकल नंबर 29 कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, व्यक्ति को इसमें अधिकार दिया गया कि वो अपनी भाषा, धर्म, मतलब भाषा हो गया, लिपि हो गया, संस्कृत हो गया, इसका पालन व उसका प्रचार प्रसार कर सकता है 29 में। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 30 में। आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है तो वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है, आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है। लेकिन इसमें नोट लगा है कि अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों में, देखिए आर्टिकल 30 तो हमारा हो गया कि शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है प्रशासन चाहे, मतलब अल्पसंख्यक चाहे तो। अब देखिए मतलब खुद का शिक्षण संस्थान अपना खोल सकता है अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, तो अक्सर देखते होंगे कि जैसे ईसाई हैं तो ईसाइयों में अक्सर स्कूल खोल लेते हैं, सेंट कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ, तो ये सब क्या है, अल्पसंख्यक ईसाई वर्ग आते हैं, तो वह सब अपना स्कूल या फिर कोई भी खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल नंबर 32 से पहले 31, आर्टिकल नंबर 31 को बंद कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 31 में था संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार इस समय बना दिया गया है। तो आर्टिकल 31 पढ़ना नहीं है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 से 35 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को लागू कराने के लिए, समझिए इसको छोड़िए, मान लीजिए कि आपका कोई मूल अधिकार है, आपका कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसमें देखिए आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं कहाँ पर, सीधे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, अपने नज़दीक में जो भी हो वहाँ पर जा सकते हैं। या फिर आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप जा सकते हैं एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो भी आपके यहाँ से नज़दीक हो वहाँ पर जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत, यदि आपका मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। और उल्लंघन होता है तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। ठीक है, रिट लगता है हमने नहीं लिया। ठीक है, तो 5 प्रकार के इसमें रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश दिया गया। पांचों प्रकार की रिट कौन कौन सी है देख लेते हैं हम। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। रिट जारी करके क्या कर सकती है, तो देखिए पांचों प्रकार के रिट कौन कौन से हैं। एक पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा प्रसिद्ध, पांचवा है उत्प्रेषण। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अब पूछ सकता है कि इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर प्रस्तुत करना। इसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में 24 घंटे के भीतर पेश करना होता है। मान लीजिए कोई आपको गिरफ्तार कर लिया और कोई दायर कर दीजिए, मतलब आर्टिकल 32 के तहत आप पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की हमें फालतू में गिरफ्तार किए हुए हैं, तो हाई कोर्ट उस पुलिस स्टेशन को, उस थाने को नोटिस दे सकती है कि जिसको भी आपने गिरफ्तार किया है उसको सशरीर 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करें। ठीक है, मौलिक अधिकारों को यदि आपका उल्लंघन हुआ है, आप गए हैं तो। और दूसरा आदेश, दूसरा रिट जारी कर सकती है परमादेश। यह किसी कर्मचारी, संस्था, विभाग या फिर अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो यह किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, कर्मचारी हो गया या फिर कोई संस्था हो गया या फिर अधीनस्थ न्यायालय हो गया, उसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। और तीसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा तीसरे नंबर का रिट है। यह रिट उस व्यक्ति के विरोध में जारी किया जाता है जिसके विषय में यह शिकायत की जाती है कि वह अवैध रूप से किसी पद को धारण कर रखा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अवैध तरीके, गलत तरीके से पद धारण कर लिया और किसी ने उसके विरुद्ध शिकायत कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय को उससे पूछ सकता है कि आप बताइए आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। तो उस व्यक्ति को अपना पूरा सबूत दिखाना पड़ेगा, हम इस अधिकार से बैठे हैं। यदि नहीं दिखा पाया तो वहाँ से उसकी पद समाप्त। ठीक है, और चौथा अधिकार है प्रतिषेध। यह न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, इतना याद रखिए। अब अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब क्या होता है, तो समझिए उत्प्रेषण मतलब होता है
यदि किसी न्यायालय क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करे कोई निर्णय कर चुका है तो उस निर्णय को रद्द करने के लिए रिट जारी की जा सकती है उत्प्रेषण। मतलब यदि अधीनस्थ न्यायालय कोई केस चल रहा है और अधीनस्थ न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर काम कर दिए, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है फैसला सुनाना, फिर भी वह फैसला सुना दिया, तो इसके लिए ऐसी परिस्थिति को उत्प्रेषण की मांग कोई भी कर सकता है कि देखिए साहब, इनके अंडर में यह फैसला नहीं था फिर भी इन्होंने यह सुना दिया, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कौन सा रिट जारी करेगी? उत्प्रेषण। ठीक है, आर्टिकल 32 में इतना था। अब देखिए आर्टिकल 33 आता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को रूपांतरण और संसद की शक्ति। इसमें देखिए सुरक्षा बलों और सूचना ब्यूरो को सदस्यों के अनुशासन रखने हेतु इसको बनाया गया है। तो यह कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए इसमें क्या है कि सुरक्षा बल यानी कि हमारे जो सैनिक वैनिक हैं उनसे संबंधित है। आर्टिकल 34 क्या कह रहा है कि जब कोई क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो तो वहाँ इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों पर पाबंदी, यानी कि कोई भी क्षेत्र जहाँ पर सैनिक रूल यानी कि सेना का नियम, वहाँ पर सैनिक मार्शल लॉ लागू हो तो वहाँ पर मूल अधिकार काम नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 35 कह रहा है कि इस भाग में उपबंधों को प्रभावित करने के लिए कानून है। तो यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में उपबंधों को संसद द्वारा प्रभावित करने का विधान किस में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 35 में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भाग 3 पूरा तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था, वह इसका पार्ट 1 था, तो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, लिंक नीचे मिल जाएगा पॉलिटी वाले क्लास में। तो एक बार हम लोग जान लेते हैं कि शुरू से अंत तक हमने अब तक पढ़ा कितना है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2 में पढ़ा था कि संसद को पूर्व सूचना दे करके किसी राज्य को, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। आर्टिकल नंबर 30, अब उसे मिला लिए तो उसमें नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 4 में क्या था कि यह सब जो 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। 5वां में क्या था? नागरिकता था। और 6वें में पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता था। ठीक है, अब 7वें में क्या था? 7वें में जो भारत से पाकिस्तान चल गए फिर वापस आने चाहते हैं उनके लिए नागरिकता था। 8वें में था कि मान लीजिए भारत से बाहर कोई रह रहा है, भारत का राजनयिक वगैरह, उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान था। 9वां में तक क्या था कि भारत का यदि किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण करते हैं तो आपको यहाँ से समाप्त कर दी जाएगी। 10वां में क्या था कि आपकी नागरिकता का बना रहेगा यदि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे। 11 में क्या कहा गया था कि 11 में कहा गया था कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में अल्पीकरण की बात की गई है कि कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। आर्टिकल नंबर 14 में समता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है? अवसर की समानता है। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है, एक बार बताइए? आर्टिकल नंबर 16 में अवसर की समानता है। आर्टिकल नंबर 17 में चल जाएंगे तो वहाँ पर क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 में क्या है? आर्टिकल नंबर 15 में याद आ जाए। आर्टिकल नंबर 15 में है धर्म, मूल वंश या फिर जाति या लिंग के आधार पर आपको प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। 16 में क्या है? अवसर की समानता है। 18 में क्या है? अस्पृश्यता का। 17 में अस्पृश्यता को है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में है बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 20 में क्या है? दोष सिद्धि के समक्ष है। और 21 में क्या है कि 21 में क्या है आपको? आर्टिकल नंबर 21 में है कि आपको किसी मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 22 में दिया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण दिया गया। आर्टिकल नंबर 23 में है मानव व्यापार और दुर्व्यापार संबंधित है। फिर इसके बाद आ जाएंगे आर्टिकल नंबर 24 में कारखानों में बच्चों को नहीं लगा सकते। ठीक है, 24 में बच्चों को नहीं लगा सकते। आर्टिकल नंबर 25 में है कि अंतःकरण यानी धर्म संबंधी बात की गई। 26 में धार्मिक कार्यों पर स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद आ जाएंगे 27 में विशिष्ट कार्यों के लिए मतलब टैक्स वाली बात है। 28 में आ जाएंगे तो धार्मिक शिक्षण संस्थानों की बात है। 29 में अल्पसंख्यक के हितों की बात की गई। 30 में बात की गई शिक्षण संस्थानों के प्रशासन करने की व्यवस्था। और 31 में उसे समाप्त कर दिया गया। और 32 में क्या है? 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि रिट जारी करने की शक्ति इसी में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में सभी आया होगा। और यदि पहला वीडियो देखना है तो आज चले आइए चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।